यह वीडियो प्रशांत महासागर में जो धाराएं हैं उस पर है और इसमें हम साउथ पैसिफिक ओशियन यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में धाराओं की स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने प्रशांत महासागर पर 2 वीडियो बनाए। पहले वीडियो में हमने एक जनरल इंफॉर्मेशन दी थी कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर की कौन सी गर्म और ठंडी धाराएं हैं और दक्षिणी यानी साउथ पैसिफिक ओशियन की कौन कौन सी ठंडी और गर्म धाराएं हैं। पहले वीडियो में तो हमने एक लिस्ट दी थी। दूसरे वीडियो में हमने प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग यानी कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में गर्म और ठंडी धाराओं को डिटेल में स्टडी किया था और प्रशांत महासागर की समुद्री धाराओं पर ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम दक्षिणी प्रशांत महासागर में गर्म और ठंडी जो समुद्री धाराएं हैं उस पर स्टडी करेंगे। साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये, इसको थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं। ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ईस्ट से वेस्ट बहती है, साउथ भी ईस्ट से वेस्ट। ये इक्वेटर के रफली आप जो है उत्तर में है और दक्षिण में है। इन दोनों के बीच में सी काउंटर इक्वेटोरियल करंट यानी कि प्रति या विपरीत विषुवत रेखीय समुद्री धाराएं हैं दोनों के बीच में। तो हम इसको, क्योंकि हम ये इक्वेटर है, इक्वेटर विषुवत रेखा है ये, और इस विषुवत रेखा के दक्षिण में यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो धाराएं हैं उसके विषय में अध्ययन करें। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इधर एशिया है और इधर ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो एक विशाल जो है एक जलराशि है उसी को हम प्रशांत महासागर कहते हैं। तो हम इसकी बात कर रहे हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट यानी कि दक्षिणी विषुवत रेखीय जो है धारा। ये गर्म है। इसमें हमने थोड़ा सा जो ग्रीन एरो हैं वो कोल्ड करंट के हैं और वार्म जो हैं के लिए हमने रेड एरो बनाए हैं। अच्छा ये देखिए, वार्म है, फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और ये जो है ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। बाइफरकेट इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न ब्रांचेस नियर पापुआ न्यू गिनी। ये पापुआ न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है पापुआ न्यू गिनी है। यहाँ पर ये साउथ इक्वेटोरियल करंट बाइफरकेट हो जाती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है, वैसे कई भागों में हो जाती है, और एक इसकी शाखा नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ वेस्ट की तरफ चली जाती है और एक साउथ की तरफ टर्न करती है। ये ऑस्ट्रेलिया की साइड में है, ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली जाती है जो कि ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के रूप में कन्वर्ट हो। ये भी इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये जो है एक प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज इसका मूवमेंट हो रहा है। द नदर्न ब्रांच टर्न्स ईस्टवर्ड्स एंड फ्लोज एज काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है, जैसे इसी का कुछ जो है भाग जो है काउंटर इक्वेटोरियल करंट के रूप में भी चला जाता है और कुछ ऊपर की तरफ पानी चला गया, कुछ नीचे की तरफ, कुछ काउंटर के रूप में यानी कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करने लगती है। सदर्न ब्रांच मूव्स टुवर्ड्स द नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये साउथ इक्वेटोरियल करंट की जो सदर्न की तरफ टर्न किया है ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ है, कुछ पानी वाटर बॉडी इधर चली गई और कुछ इधर आपके क्या कहते हैं इधर की तरफ आ गई करंट, और ये है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र है उसकी तरफ चली जाती है। तो इसी को ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के रूप में कहते हैं। ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड है, ये साउथ आइलैंड है। अच्छा, कोस्ट के रूप में चली जाती है। फिलहाल ये दूसरी करंट ले लेते हैं, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। मैंने ये कहा कि साउथ इक्वेटोरियल करंट का जो साउथ की तरफ नॉर्थ की तरफ भी चली गई है ये, और साउथ की तरफ जो एक्सटेंशन है, जो ये मूवमेंट है, उसी को ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहते हैं। ये भी वार्म है। ये अक्सर एग्जाम में आती है किस प्रकार के, खासकर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में तो अक्सर पूछी जाती है ये कि ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्या है, वार्म करंट है जो है। जैसे हमने कहा रेड जो है एरो को हमने जो है वार्म करंट के रूप में इंडिकेट किया है। इसका एक थोड़ा सा और लॉजिक है क्योंकि इक्वेटर के आसपास इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कि जिसको हम हिंदी में सूर्य ताप कहते हैं, काफ़ी होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर बहने वाली समुद्री धाराएं नेचुरली
वार्म होंगी। वार्म है साउथ इक्वेटोरियल इज बाइफर्केटेड नियर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इनटू नॉर्थ एंड सदर्न ब्रांचेज। जैसे हमने कहा पापुआ न्यू गिनी या ऑस्ट्रेलिया के आसपास से बाइफर्केट हो जाती है, कुछ नॉर्थ की तरफ चली जाती है और कुछ साउथ की तरफ टर्न हो जाती है। बेसिकली ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ साउथ इक्वेटोरियल करंट। द सदर्न ब्रांच फ्लोज ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, यही दक्षिणी ब्रांच जो है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के रूप में फ्लो करती है अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ फ्लो करती है एंड रेज द टेम्परेचर, और यहाँ पर तापमान को काफ़ी बढ़ा देती है क्योंकि ये वार्म करंट है ये, एंड डिफ्लेक्टेड रिवर ड्यू टू डिफ्लेक्टिव फोर्स ऑफ द अर्थ एंड फ्लोज इन ईस्टर्न डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली। बाद में ये जो है डिफ्लेक्ट हो जाते हैं क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है, घूर्णन अपने अक्स पर, एक्सिस पर, उससे एक डिफ्लेक्टिव फोर्स जिसको कोरियलिस फोर्स कहते हैं वो पैदा होता है। उस कोरियलिस फोर्स की वजह से जो है ये डिफ्लेक्ट होती है और यहाँ वेस्टर्लीज भी फ्लो करती है पछुआ पवने, तो उस पछुआ पवनों के कारण ये धीरे धीरे ईस्टवर्ड टर्न कर लेती है और साउथ पैसिफिक करंट के रूप में या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के रूप में मर्ज हो जाती है। ये वेस्टर्लीज के कारण जो है पछुआ पवनों के कारण ये ईस्ट की तरफ टर्न होती है। अक्सर न्यूज़ में रहता है एल नीनो, ये एक फिनोमिनन है, एक परिघटना है जो प्रशांत महासागर में होती है और उसी को हमने यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हालांकि एल नीनो पर काफ़ी एक बड़ा वीडियो की ज़रूरत है, यहाँ पर वो संभव नहीं है, लेकिन कभी भी इसमें भविष्य में इस पर निश्चित रूप से एल नीनो पर एक क्या कहते हैं एक बड़ा वीडियो बनाया जाएगा, ऐसे एक दीर्घ वीडियो बनाया जाएगा। एल नीनो क्राइस्ट चाइल्ड इसको कहते हैं और इसका मतलब है वार्मिंग ऑफ द ओशन सरफेस और अबव एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन। देखिए ये नॉर्थ पैसिफिक है, ये साउथ पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक है और ये वेस्टर्न और ये सेंट्रल है। यानी कि जब एल नीनो की आती है तो पूर्वी जो है ये प्रशांत महासागर और सेंट्रल में तापमान औसत से ज़्यादा हो जाता है। पेरू कोस्ट के आसपास जो है ये पेरू है, ये ऑस्ट्रेलिया साउथ अमेरिका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे चिली, पेरू, इक्वाडोर सब ये हैं। अच्छा, तो यहाँ के कहने का मतलब है यहाँ पर जो है पेरू कोस्ट की तरफ ये फिनोमिना, ये ऐसी परिघटना होती है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इंक्रीजेज अलोंग कोस्ट ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक। यहाँ पर कोस्ट के आसपास तापमान जो है काफ़ी वर्षा होती है। और देखो पेरू की ये करंट जो है पेरू की कोल्ड करंट है, लेकिन जब एल नीनो की परिघटना होती है तो ये नीचे से अपवेलिंग बंद हो जाती है, ठंडा पानी आना बंद हो जाता है और तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में वर्षा होती है। और जो है अब नॉर्मल कंडीशन में यानी कि जब एल नीनो नहीं है तब यहाँ पर कोल्ड करंट का प्रभाव रहता है और जैसा हम जानते हैं कोल्ड करंट जो है इवेपोरेशन, वाष्पन को जो है डिस्करेज करती है, वाष्पन नहीं होता है और इसका मतलब है कि वहाँ पर वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा और वर्षा नहीं होगी। इसी कारण यहाँ पर जो है अटाकामा, चिली वगैरह सब चीज़ें, अटाकामा डेजर्ट है पेरू की कोल्ड करंट के कारण। लेकिन जब एल नीनो आएगा तब यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में जो है गर्म जो है तापमान बढ़ेगा और उस तापमान बढ़ने के कारण जो है रेनफॉल होगा। ये होता है जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में पेरू की कोल्ड करंट फ्लो करती है, लेकिन अब एल नीनो होने पर यहाँ पर नीचे से अपवेलिंग ठंडा पानी आना बंद हो जाता है और इसके और भी कुछ काफ़ी कारण बताए जाते हैं, कभी इसके डिटेल में बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल शॉर्ट में आप समझिए कि यहाँ पर तापमान ज़्यादा होने के कारण वार्म हो जाता है, टेम्परेचर मतलब वार्म फिनोमिना डेवलप हो जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या वर्षा काफ़ी होती है। और देखिए और इसके यानी ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में तो ये फिनोमिना होगा कि यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो जाएगा और एबनॉर्मली हाई जो है
एक्सेप्शनली हाई रेनफॉल हो जाता है, ये कहा जाए तो बेटर है। और इधर आपके ऑस्ट्रेलिया साइड में और ये इंडोनेशिया और फिर इधर आप और वेस्ट में चलेंगे तो इंडियन ओशियन जो है यानी कि इंडिया पर भी यहाँ पर जब एल नीनो आएगा तो यहाँ पर ड्रॉट कंडीशन यानी कि यहाँ पर क्या क्या सूखे की स्थिति आ जाएगी। तो एल नीनो बेसिकली भारत के जो मानसून है उसके लिए एक शुभ समाचार नहीं है, गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि भारत में इससे मानसून की जो कमज़ोर होता है। और जैसा हम जानते हैं कि भारत की जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो मानसून का जुआ कहते हैं, गैम्बिल है। ये मानसून अच्छा है तो जो है क्रॉप्स जो हैं बम्पर होंगी, अदरवाइज़ जो है किसानों को काफ़ी लॉस होता है। तो एल नीनो भारत की कृषि के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, एल नीनो परिघटना। अच्छा, ये देखते हैं फिश डाइड ड्यू टू डिसअपियरेंस ऑफ प्लैंकटन एंड ऑकरेंस ऑफ गुआना डेथ। गुआना एक बर्ड होती है। देखिए यहाँ जैसे पेरू की कोल्ड करंट है, यहाँ पे जो है अपवेलिंग होती है, नीचे ठंडा पानी आता है, तो यहाँ पे प्लैंकटन्स भी आते हैं। उन प्लैंकटन का मतलब है फिश का फूड जो है, पलवक जिसको आप कहते हैं, उन प्लैंकटन को जो है फिश खाती है। तो यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड भी है। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है जब यानी कि पेरू की कोल्ड करंट जिसको हम बोल्ट करंट भी कहते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। और हम जो हैं तो उसको फिश खाती हैं, और जो है इससे मतलब है यहाँ तो वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है ये एरिया। और लेकिन एल नीनो की वजह से जब परिघटना होती है, फिनोमेना, तो ये अपवेलिंग रुक जाती है नीचे, यानी कि यहाँ से प्लैंकटन नहीं आएगा। और प्लैंकटन बेसिकली फूड है फिश का, तो जब प्लैंकटन नहीं आए तो फिश जो है उनकी डेथ होने लगती है। और उस फिश को गुआना बर्ड उसको उसका फूड है, वो फिश का फूड गुआना जो है, गुआना जो बर्ड है उसका जो फूड है वो फिश है। तो जब फिश ही की जो है अननेचुरल डेथ होती है तो गुआना बर्ड्स को भी अपने सर्वाइवल की दिक्कत होती है, इसलिए वो भी मास लेवल पे उनका जो है स्टारवेशन यानी भूखमरी का सामना करते हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि सब आपस में एक साइकिल जुड़ा हुआ है, तो प्लैंकटन डिसअपियर हो जाएंगे तो प्लैंकटन को खाने वाली फिश भी डिसअपियर हो जाएंगी, और इसकी वजह से है गुआना पक्षी जो फिश को खाता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इफेक्ट्स मानसून इन द इंडियन ओशियन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इससे एल नीनो से भारतीय मानसून प्रभावित होता है और इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, सूखे की स्थिति आती है। और भारत के आसपास के जो राष्ट्र हैं, सीवेट डॉट इंडोनेशिया, मलेशिया में, इंडोनेशिया बांग्लादेश में भी सिचुएशन आती है, और भारत में भी ये चीज़ देखी गई है। अच्छा, आगे देखते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये जैसे हमने कहा अटलांटिक ओशन में हम डिस्कस किया था। काउंटर का मतलब उल्टा, विपरीत, प्रति। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट के बीच में एक जो है विपरीत सी काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है फ्लो करती है, और ये भी वार्म है यानी कि तीन, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट बेसिकली वार्म है, और ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, वेस्ट टू ईस्ट। देखिए आप, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये जो एरो बीच के लगे हैं ये आपके वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है बिटवीन नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। पाइलिंग, इसका वजह बताई जाती है। देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जा रही है यहाँ पे, और साउथ इक्वेटोरियल करंट उत्तरी प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय धारा और दक्षिणी प्रशांत महासागर की विषुवत रेखीय धारा है, दोनों ही जा रही हैं। और इससे वजह है कि यहाँ पर बहुत ह्यूज अमाउंट में पाइलिंग यानी कि जल एकत्रित होता है, तो इससे जो है एक अप स्लोप क्रिएट होता है और इधर की तरफ डाउन स्लोप क्रिएट होता है। ये इधर जो है एक्सेस हो जाएगा पानी का और वो इधर की तरफ फ्लो करेगा। तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट पाइलिंग की वजह से मानी जाती है, और पाइलिंग ट्रेड विंड्स को ले जाती है। जैसे हम जाते हैं नॉर्थ ईस्ट जो व्यापारिक पवनें 30-35 डिग्री से इक्वेटर की तरफ चलती हैं, ये साउथ ईस्ट दोनों हेमिस्फीयर में चलती हैं। दो दक्षिण गोलार्ध में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलती हैं और वो भी इक्वेटर की तरफ से। तो उस जो है क्योंकि पानी जो है इसको ड्रैग करती हैं, विंड्स जो है इसके ऊपर हवा जो है वो वाटर को ड्रैग करके ले आएंगे, और उसकी वजह से यहाँ पर जल काफ़ी एकत्रित हो जाता है। तो ट्रेड विंड्स इसकी वजह मानी जाती है। अटलांटिक ओशन में भी जब हम करंट डिस्कस कर रहे थे तो हमने इसको भी डिस्कस किया था। तो इसकी वजह से काउंटर इक्वेटोरियल करंट की जेनेसिस होती है।
वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये कोल्ड है, फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज बिटवीन तस्मानिया एंड साउथ अमेरिकन कोस्ट। जैसे ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये इधर से भी कुछ वाटर आ रहा है इधर इंडियन ओशियन से, और ये है, और ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी का भी वाटर जो है, तो साउथ पैसिफिक करंट या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये कोल्ड करंट है, और ये जो है इस प्रकार से ये आगे जो है पेरू की करंट के रूप में चले जाते हैं। और एक ब्रांच इधर आपके अटलांटिक, क्योंकि इधर अटलांटिक है, साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट जो ईस्टर्न कोस्ट है वो अटलांटिक में आएगा, यानी कि अटलांटिक, यहाँ भी अटलांटिक है, और इधर वेस्टर्न को कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पर पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। तो ये इस प्रकार से साउथ पैसिफिक करंट या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है कोल्ड करंट है, इसी के बाद हम बात कर रहे हैं। और ये फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट, और ये ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया प्रांत है, ये ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया है, और इधर आपके क्या कहते हैं साउथ अमेरिकन को, दक्षिण अमेरिकी कोस्ट है, इनके बीच में ये फ्लो करती हैं, इस तरह से फ्लो करती हैं। बेसिकली ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट का ये एक्सटेंशन है, और कुछ वाटर बॉडी इधर से इंडियन ओशियन से भी आती है। इंडियन, ये पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, इधर अटलांटिक ओशियन है। ओके, बाइफर्केशन, वन ब्रांच एंटर द अटलांटिक ओशियन वाइल द सेकंड ब्रांच ज्वाइंस द पेरू। जैसे हमने कहा है, एक यहाँ पर बाइफर्केट दो भागों में बढ़ जाती है, और इसका जो है इधर जो है ये कुछ साउथ अटलांटिक ओशियन में एंटर कर जाएगी, और वन ब्रांच जो है पेरू की कोल्ड करंट के रूप में नॉर्थ पेरू की करंट के में साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करेगी। तो पेरू की करंट यानी कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्या है, बेसिकली दो भागों में विभाजित हुई, इसका कुछ वाटर जो है अटलांटिक में एंटर करेगा, और कुछ नॉर्थ की तरफ फ्लो करेगा पेरू की करंट के रूप में, पेरू की कोल्ड करंट के रूप में। वन ब्रांच ज्वाइन कर देती है जिसको पेरू की कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस भी किया था। कोल्ड करंट है जैसे एरो से बताया, क्योंकि हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ जा रही है। देखिए, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ अगर जाती हैं तो वो वार्म होती हैं, और हायर लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड्स की तरफ आते हैं तो वो कोल्ड होती है। लो से हाई जा रही हैं तो वार्म, और हाई से लो आ रही हैं तो वो कोल्ड करंट होती हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम इक्वेटर से हाई लैटिट्यूड उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। जाहिर सी बात है कि वहाँ से जो वाटर आ रहा है वो कोल्ड ही होगा क्योंकि वहाँ पे सन का जो है इंसुलेशन अमाउंट बहुत कम होता है, वहाँ पे वो सूर्यताप कम होता है। अच्छा, इसको कोल्ड आल्सो कॉल्ड हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। कोल्ड, ये पेरू की जो कोल्ड करंट है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड है, इधर चिली, पेरू वगैरह देखिए आप मैप में सब हैं। तो पेरू की जो कोल्ड करंट है, पेरू भी इधर, तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये इसको हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। जर्मन एक्सप्लोरर, जो जर्मन के जो खोजकर्ता थे जर्मन, हम्बोल्ट ने इसको आइडेंटिफाई किया था, इसको डिस्कवर किया था। तो उन्हीं के नाम पर पेरू की करंट को, कोल्ड करंट को हम्बोल्ट कोल्ड करंट भी कहते हैं, हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं इसीलिए। अच्छा, आगे देखते हैं। एल नीनो के बाद जो फिनोमिनन आता है, एक परिघटना होती है, उसको ला नीना कहते हैं। इट इज़ ए काउंटर ओशियन करंट विच बिकम्स इफेक्टिव इन द ट्रॉपिकल वेस्टर्न पैसिफिक व्हेन एल नीना बिकम्स इनफेक्टिव इन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न। देखिए, एल नीनो की स्थिति यहाँ पे आती है। एल नीनो यहाँ पे एबनॉर्मली जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जिससे यहाँ पर काफ़ी ह्यूज अमाउंट में रेनफॉल होता है। लेकिन इधर वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है और इंडियन ओशन में ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है। लेकिन एल नीनो के बाद जो फेज आता है लानीना का आता है। तो ये जो है ये कह रहे हैं बिकम्स इफेक्टिव, ये इफेक्टिव होते हैं इन द ट्रॉपिकल वेस्टर्न पैसिफिक में इफेक्टिव होता है लानीना। और जो है जब इन इफेक्ट अप्रभावशाली हो जाएंगी जब एल नीनो ईस्टर्न पैसिफिक में, विश्व देखिए पूर्वी प्रशांत महासागर में जब एल नीनो का प्रभाव खत्म होगा तो इफेक्ट ला नीना वेस्टर्न पोर्शन में इफेक्टिव हो जाएगी, ये कह रहे हैं। ड्राई कंडीशन द वेस्टर्न पैसिफिक इज टर्मिनेटेड, जब लाल नीना की कंडीशन आएगी तो जो है यहाँ पर जो शुष्क दशाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। टर्मिनेट में समाप्त होना। देखिए, जैसे हमने कहा एल नीनो आता है तो इधर सूखा होता है, लेकिन जब ला नीना आएगा तो सूखे की स्थिति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ला नीना से जो है वेट कंडीशन होती है, ह्यूज अमाउंट में रेनफॉल होता है। वेट कंडीशन इज इंट्रोड्यूस इन द ट्रॉपिकल वेस्टर्न बाय ला नीना के द्वारा ट्रॉपिकल विषुवतरेखीय पश्चिमी प्रशांत सागर में जो है क्या कहते हैं वो होता है
काफ़ी रेनफॉल होता है और ला नीना से एक्सेप्शनली हाई रेनफॉल होता है, नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा रेनफॉल होता है ला नीना में जो है। और जो एल नीनो में जो है सूखा पड़ता है इस साइड में, जबकि इस साइड में यानी कि क्या कहते साउथ अमेरिका की जो कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पर जो है रेनफॉल होता है। ओके।